तो साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माइटोसिस एंड मियोसिस यानी सेल डिवीजन। ठीक है, किस तरीके से सेल डिवाइड करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो हम जानते हैं दो तरीके मेन जिनके बारे में हमने सुन रखा है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। बेसिकली इनके डिफरेंस की हम बात करेंगे कि माइटोसिस के अंदर क्या होता है, मियोसिस के अंदर क्या होता है। माइटोसिस के अंदर बेसिकली अगर हम देखें तो क्या होगा, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनती हैं, जबकि मियोसिस के अंदर क्या होता है, एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल बनती है। जो मियोसिस वाली जो बात है ना, मियोसिस हमेशा रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन यानी वहां पे जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनका नंबर रिड्यूस होता है। माइटोसिस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। माइटोसिस में जितने नॉर्मली हमारे जो सेल के अंदर क्रोमोसोम के नंबर रहते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। इसलिए हमारी बॉडी की सारी सेल्स, बॉडी की कोई भी ऑर्गन की सेल क्या करेगी, किससे डिवाइड करती है, माइटोसिस से करती है। जबकि केवल जर्म सेल्स या जिनको हम रिप्रोडक्टिव या सेक्स सेल कहते हैं उनका डिवीजन किसके द्वारा होता है, मियोसिस के द्वारा होता है। तो अगर हम सेल डिवीजन को देखते हैं, हम सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन किस तरीके से होता है। सेल के बारे में पहले हमको आइडिया होना चाहिए, सेल क्या है। सेल हमारी बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। इस डेफिनेशन का बेसिकली मतलब क्या है, आप इस डेफिनेशन समझिए। सेल क्या है, हमारी बॉडी का एक तो बेसिक नीड है, होनी बहुत ही जरूरी है। हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर कौन दे रहा है, हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर कौन दे रहा है, सेल दे रही है। और वो ही क्या करती है, फंक्शन लाती है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी सेल से ही मिलके बनते हैं टिश्यूज से मिलके बनते हैं ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके हम एक एज अ ह्यूमन बीइंग बने हैं। तो सबसे छोटी सबसे बेसिक जो यूनिट है हमारी लाइफ की, जहां से लाइफ की शुरुआत होती है, हम सब लोग जानते हैं कि सबसे पहली एक सेल जो बनती है जिसे हम जायगोट कहते हैं, जायगोट से ही क्या होता है, एक इंसान का निर्माण होता है। ठीक है, जायगोट से वो बनता है एम्ब्रियो से बनेगा वो फीटस के बाद जब वो बच्चा बाहर डिलीवर होता है माँ की पेट से, माँ की कोख से, तब जाके वो क्या करेगा, आगे एज अ ह्यूमन बीइंग ग्रो करता है। तो ये सारा का सारा खेल शुरू कहां से होता है, ये सारा का सारा खेल शुरू होता है एक सेल से। आप जिस तरीके से जानते हैं कि एक बिल्डिंग जब बनती है तो बिल्डिंग किससे बनेगी, दीवारों से बनेगी। हमें चार दीवार खड़ी करनी पड़ेगी और वो दीवार किससे बनेगी, ब्रिक से बनेगी। ठीक है, ईंटों से बनेगी। तो वो ईंट एक एक ईंट क्या बनाएगी, दीवार का निर्माण करेगी। उसी तरीके से चार दीवारें बनेगी, फिर जाके एक कमरा, और फिर जाके क्या बनता है, एक माला बनता है। ठीक है ना, एक स्टोरी बनती है। उसी तरीके से हमारी बॉडी भी एज अ ब्रिक रोल प्ले करती है। अगर सेल नहीं है तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसका डिवीजन पढ़ना भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बॉडी के अंदर सेल का डिवीजन किस तरीके से होता है, और ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत देखिए है। सेल डिवीजन जो है वो दो तरीकों से होता है। हमने एक बात की है माइटोसिस की, हमने किसकी बात की है, माइटोसिस की, और एक हमने बात की है मियोसिस, हमारी बॉडी की सारी सोमैटिक सेल, हमारी बॉडी की सारी सोमैटिक यानी बॉडी की सारी जितनी भी सेल है वो किसके द्वारा डिवाइड की जाती है, माइटोसिस के द्वारा की जाती है। जबकि मियोसिस की बात करें तो जितनी भी रिप्रोडक्टिव सेल है, क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल जितनी भी है वो किसके द्वारा डिवाइड करती है, मियोसिस के द्वारा डिवाइड करेगी। रिप्रोडक्टिव की अगर हम बात करें, जैसे कि मेल के अंदर बात करें तो स्पर्म की बात कर लें, फीमेल की अगर बात करें तो ओवम या एग की हम जो बात करते हैं वो क्या है, किसके द्वारा बनते हैं, मियोसिस के द्वारा बनेंगे। किसके द्वारा बनेंगे, मियोसिस के द्वारा। क्योंकि वहां पे खेल क्या है, वहां पे क्या होता है कि हाफ हमें क्रोमोसोम क्यों चाहिए, क्योंकि आधा क्रोमोसोम का सेट फादर से मिलता है और आधा क्रोमोसोम का सेट किससे मिलता है, मदर से मिलता है। तो सेल डिवीजन हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, और सबसे पहले जो डिवीजन देखेंगे, कौन से टाइप का डिवीजन देखेंगे, माइटोसिस की हम बात करेंगे। क्योंकि माइटोसिस और उसके फेज को अगर हमने अच्छी तरीके से समझ लिया तो मियोसिस समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं माइटोसिस के साथ। माइटोसिस शुरुआत करने से पहले हम थोड़े से इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं। माइटोसिस किसने दिया था, या सबसे पहले माइटोसिस को ऑब्जर्व किसने किया था, इसको ऑब्जर्व किया था वॉल्टर फ्लेमिंग ने। किसने किया था, वॉल्टर फ्लेमिंग ने 1882 के अंदर, 1882 के अंदर इन्होंने लाइव ये जो डिवीजन है माइटोसिस है इसको ऑब्जर्व किया था। ये बेसिकली जर्मन बायोलॉजिस्ट है। ये कौन है, जर्मन बायोलॉजिस्ट, और ही इज ऑल्सो फाउंडर ऑफ
फाउंडर ऑफ साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स। तो सबसे पहले वॉल्टर फ्लेमिंग ने 1882 के अंदर माइटोसिस को ऑब्जर्व किया था और उन्होंने सेल डिवीजन के बारे में हमको सबसे पहले बताया था। माइटोसिस की अगर हम बात करते हैं तो माइटोसिस बेसिकली हमारी बॉडी की जो जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी सोमैटिक सेल हैं, उनके अंदर माइटोसिस के द्वारा ही डिवीजन होता है। जब भी अपने को चोट लग जाती है, कहीं पे भी वुंड होता है, इंजर्ड जो भी घाव बन जाता है, तो वहां पे क्या होगा, जो सेल डिवीजन होता है वो किसके द्वारा होगा, माइटोसिस के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है माइटोसिस के अंदर, अगर हम देखें मियोसिस और माइटोसिस में सबसे बड़ा फर्क यही है कि माइटोसिस के अंदर एक पेरेंट सेल से कितनी बनती है, 2 डॉटर सेल बनती है। यानी माइटोसिस के अंदर क्या होगा, एक पेरेंट सेल होगी, उस एक पेरेंट सेल से कितनी बनेगी, 2 डॉटर सेल बनती है। जबकि जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस के अंदर क्या होता है, एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनती है। कितनी बनेगी, एक जो पेरेंट सेल होगी उससे कितनी बनेगी, 4 डॉटर सेल्स आपको वहां पे देखने को मिलती है। किसके अंदर, मियोसिस में। तो ये बात उतनी ही आसान है समझने में कि मान लीजिए आपके पास एक केक है, ठीक है ना, एक केक है, अगर आपने इसको 2 जनों में डिस्ट्रीब्यूट किया तब आपको सिमिलर सेम क्वांटिटी दोनों तरफ मिल जाएगी। पर उसी को अगर आप 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे, 4 जनों के बीच में डिवाइड करना है, तो ये हिस्से क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो मियोसिस के अंदर ये होता है कि रिडक्शन डिवीजन होगा, यानी सबके हिस्से में क्रोमोसोम जो आएंगे उनकी नंबर क्या होगा, कम होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। मियोसिस का मतलब है लेस, यानी रिडक्शन। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, क्रोमोसोम के नंबर क्या होंगे, घटेंगे। पर ऐसा माइटोसिस के अंदर बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल के अंदर होंगे उतने ही क्रोमोसोम आपके डॉटर सेल के अंदर भी देखने को मिलते हैं। और डॉटर सेल जो होती है हूबहू क्लोन होती है पेरेंट सेल की, एकदम आइडेंटिकल होती है। कैसी होगी, आइडेंटिकल फोटोकॉपी होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा आपकी पेरेंट सेल और डॉटर सेल में। क्योंकि देखिए जब भी हमको कोई इंजरी लगती है, कहीं पे चोट वगैरह लगती है, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे जो सेल है, पहले मेरी ब्राउन कलर की बॉडी की सेल थी और बाद में वो व्हाइट कलर की हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसी सेल मेरी पहली पेरेंट सेल जैसी पहले थी, वैसे ही क्या बनती है, डॉटर सेल बनती है। तो हूबहू बनेगी डॉटर सेल किसके, पेरेंट सेल के। अब इसको डिटेल के अंदर इसके फेजेस की हम लोग बात करते हैं। तो फेजेस ऑफ माइटोसिस की बात करें तो बेसिकली माइटोसिस के अंदर 4 फेज आपको देखने को मिलेंगे, और वो आपको इस न्यूमेरिक से याद रखना है, पी मैट। ठीक है, ये न्यूमेरिक आपको याद रखना है, पी मैट, जहां पे पी स्टैंड फॉर प्रोफेज, एम का मतलब है मेटाफेज, ए का मतलब है एनाफेज और टी का मतलब है टेलोफेज। तो 4 फेज बेसिकली हमको देखने को मिलेंगे माइटोसिस के अंदर। तो पी मेट से आपको याद रखना है, तो पी का मतलब है प्रोफेज, पी का मतलब क्या है, प्रोफेज, एम का मतलब है मेटाफेज, एम का मतलब है मेटाफेज, ए का मतलब है एनाफेज और लास्ट में टी का मतलब है टेलोफेज। तो ये 4 फेज रहेंगे बेसिकली आपके माइटोसिस के अंदर। पर इससे पहले जैसे ही सेल एक नई सेल डिवाइड होती है, जैसे ही एक नई सेल बनती है, वो हाथों हाथ एक फेज के अंदर जाती है। उसका क्या नाम है, उसका नाम होता है इंटरफेज। वो क्या कहलाता है, इंटरफेज। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि ये दोनों के अंदर कॉमन है। माइटोसिस के अंदर भी इंटरफेज देखने को मिलता है और मियोसिस के अंदर भी इंटरफेज देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंटरफेज की अगर हम बात करें तो पूरी सेल साइकिल का सबसे बड़ा, जो सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन होता है, वो कौन सा होता है, इंटरफेज। जिस तरीके से हम लोग पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद एक लंबा टाइम लग जाता है हमको मैच्योर होने में। हम पैदा होते हैं 18 साल तक हम क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। तो सबसे लंबा ड्यूरेशन है ये हमारी मैच्योरिटी का। तो जैसे ही एक नई सेल बनी है और मैच्योरिटी यानी सेल डिवीजन के फेज में आने तक जो ड्यूरेशन उस सेल को लगता है, उस फेज को क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। इसलिए ये सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन रहता है पूरी सेल साइकिल का। फिर उसकी वजह हम मेन फेज के ऊपर आते हैं, तब उसके अंदर प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज रहेगा। पर टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल सेल डिवीजन के अंदर इंटरफेज सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन रहता है। तो पहले इन फेजेस से पहले नॉर्मल जो हम मेन फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज की बात करने से पहले देख लेते हैं कि इंटरफेज के अंदर कौन कौन सी फेज हमको देखने को मिलता है। चलिए, तो इंटरफेज की अगर हम बात करें तो इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। अब चाहे इसका नाम रेस्टिंग फेज है,
पर इसके अंदर बहुत सारी डाइवर्स एक्टिविटीज देखने को मिलती है। कहने को तो इसका नाम रेस्टिंग फेज है, पर सारी की सारी जो सेल डिवीजन से पहले की जो प्रिपरेशन होती है, सारी की सारी एक्टिविटीज किसमें कंप्लीट होती है, इंटरफेज के अंदर ही कंप्लीट होती है। और इसके अंदर हमें 3 फेज देखने को मिलते हैं, जिसको बोलते हैं G1 फेज, S1 फेज और G2 फेज। G का यहाँ पे मतलब है गैप 1। तो ये गैप 1 फेज है। इस गैप 1 फेज के अंदर क्या होता है देखने को मिलेगा, 3 चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो गैप 1 फेज के अंदर पहली बात तो सेल की साइज इंक्रीज होगी। साइज क्या होगी, सेल की साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। दूसरा इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ये यहाँ पे आरएनए का प्रोडक्शन होगा। क्या होगा, आरएनए का प्रोडक्शन होगा। आरएनए यहाँ पे तैयार होता है। और तीसरा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंथेसिस होता है प्रोटीन का, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सिंथेसिस क्यों होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, डीएनए का सिंथेसिस करवाना है। क्या करवाना है, डीएनए। तो डीएनए का सिंथेसिस कैसे होगा, जब प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन इकट्ठा होगा अच्छी खासी मात्रा के अंदर सेल के अंदर, और जब ऐसे न्यूट्रिशन यहाँ पे इकट्ठा होगा तो नॉर्मल सी बात है कि सेल की साइज क्या होगी, अपने आप ही इंक्रीज होगी। तो ये आपका गैप 1 फेज है। गैप 1 फेज में सेल की साइज इंक्रीज होगी, क्योंकि न्यूट्रिशन जितना भी रिक्वायर्ड रहेगा, क्योंकि एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है सेल के डिवीजन में। तो जब सारा न्यूट्रिशन यहाँ पे इकट्ठा होगा तो सेल की साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। आरएनए क्या होगा, यहाँ पे आरएनए का प्रोडक्शन होगा। ये क्या करेगा, आरएनए प्रोड्यूस करेगा, और यहाँ पे होगा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। एस की अगर हम बात करें तो एस का मतलब है सिंथेसिस फेज। एस का क्या मतलब है, सिंथेसिस फेज। तो सिंथेसिस फेज सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन यानी यहाँ पे डीएनए या जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, अपने आप को डबल कर लेगा। क्या कर लेगा, अपने आप को डबल कर लेगा। क्यों डबल कर लेगा, क्योंकि अभी ये एक पेरेंट सेल है, एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनेगी। तो जितना अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर है, दोनों में इक्वली क्या होना है, डिवाइड होना है। तो ये अपने आप को यहाँ पे डबल कर लेगा, तो हाफ चला जाएगा एक डॉटर सेल के अंदर और हाफ चला जाएगा दूसरी डॉटर सेल के अंदर। तो डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो आपको S1 फेज, इंटरफेज के S1 फेज के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो प्रोटीन इकट्ठा किया गया है, इससे क्या होगा, ये प्रोटीन यूज कर लिया जाता है डीएनए के रेप्लिकेशन में, और डीएनए डबल इन नंबर हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका G2 फेज। तो G2 फेज के अंदर बेसिकली यहाँ पे सेल फाइनली रेडी हो जाती है। सेल जो होती है फाइनली रेडी हो जाती है, किसके लिए, कि अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है, माइटोसिस किया जा सकता है। यानी नाउ सेल इज कंप्लीटली रेडी फॉर माइटोसिस। अब सेल डिवाइड होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पर किन्हीं केसेस के अंदर क्या होता है, एक G0 फेज भी देखने को मिलता है। अब ये G0 फेज क्या है, देखिए बॉडी के अंदर कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक बार ही बनती है, उनका डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि हम अपनी ब्रेन सेल की बात कर लें, न्यूरॉन्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो वो बस एक बार ही क्या होती हैं, बनती हैं, उसके बाद वो डिवीजन नहीं होता है उनके अंदर। तो ये सेल क्या करती है, अब क्योंकि आगे डिवाइड नहीं होगी, तो जैसे ये नहीं बनी है, अब ये G0 फेज के अंदर चली गई। यानी अब इनके अंदर और किसी चीज का सिंथेसिस वगैरह नहीं होगा। वो सेल अगर एक बार डैमेज हो गई तो वो परमानेंटली डैमेज ही रहती है, उसके बाद उनको नई तरीके से बनाया नहीं जा सकता। इसलिए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे एक बार अगर नर्व सेल डीजनरेशन हो गया तो दोबारा उसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पे G0 फेज ये हो गया। उसके बाद नॉर्मली जो नॉर्मल सेल जो रेप्लिकेट कर रही है, नॉर्मल सेल जिनका सेल डिवीजन होना है, जो हो सकता है, वो G1 फेज में जाएगी। G1 फेज के अंदर साइज इंक्रीज होगी, आरएनए का प्रोडक्शन होगा, सिंथेसिस होगा प्रोटीन का। S1 फेज के अंदर यानी सिंथेसिस फेज है, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। और G2 फेज के अंदर ये फाइनली फिर से कुछ न्यूट्रिशन वगैरह एक्यूमुलेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ताकि फाइनली रेडी हो जाएगी माइटोसिस के लिए। अब हम बेसिकली देखेंगे माइटोसिस के फेज के बारे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि अब इंटरफेज वाला जो फेज है वो कंप्लीट हो चुका है, सेल पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है माइटोसिस के लिए, यानी सेल अब सेल डिवीजन के लिए रेडी है। तो अब जब हम माइटोसिस की स्टडी करेंगे, तो माइटोसिस बेसिकली 2 सब डिवीजन के अंदर हम स्टडी करते हैं। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। सारा का सारा खेल जो है किस पे डिपेंड है, कैरियोकाइनेसिस के ऊपर, क्योंकि जितने भी फेज हम पढ़ेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, वो किसके डिवीजन से रिलेटेड है, वो न्यूक्लियस के डिवीजन से रिलेटेड है। किससे,
न्यूक्लियस का डिवीजन। यानी कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है कि सबसे पहले सेल के अंदर जो न्यूक्लियस, जो मेन कंट्रोलर होता है सेल का, उसको क्या किया जाना है, डिवाइड किया जाना है। और जब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होता है तब उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है। और एक बार जब ये कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा तब जाके मेन सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, इसमें कैरियोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। तो जब कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हो चुका है तब स्टार्ट होगा आपका साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, सेल का जो साइटोप्लाज्म है, सेल के मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, क्लीवेज होना शुरू होगा और वहां से साइटोप्लाज्म पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, क्लीवेज आएगा जिसको क्लीवेज फरो कहा जाता है, और वो क्या हो जाएगी, दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगी। तो साइटोकाइनेसिस की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम शुरुआत करते हैं कैरियोकाइनेसिस से। तो अब हम शुरुआत करते हैं माइटोसिस के पहला फेज यानी प्रोफेज के साथ। तो प्रोफेज को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ नॉर्मल चीजें पता होनी चाहिए। क्या, देखिए यहाँ पे एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक तो आपको पता होगा। यूकैरियोटिक नॉर्मली वो सेल्स होती हैं जो ह्यूमन बीइंग के अंदर देखने को मिलती है, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर सारे के सारे जो ऑर्गेनेल हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते। तो ये एक यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर आप क्या क्या देख पा रहे हैं, देखिए जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये रहा इसके अंदर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, इन्हें बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। क्या बोला जाता है इन्हें, क्रोमैटिन फाइबर्स। ये वही जेनेटिक मटेरियल है जो अपने आप को डबल किया था स्ट्रेंथ के अंदर, किसके अंदर, सिंथेसिस फेज के अंदर। ये आपका न्यूक्लियस है, ये बाहर की जो परत है ये क्या होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर और है जिसको न्यूक्लियोलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोलस। और ये न्यूक्लियोलस भी आप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल के डिवीजन के अंदर, प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर ये हेल्प करता है। फिर और ये जो आपको बाहर स्टार लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं न्यूक्लियस की दोनों तरफ, इन्हें बोलते हैं सेंट्रियोल्स। ये सेंट्रियोल्स केवल और केवल एनिमल सेल या यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलते हैं, प्लांट सेल के अंदर ही देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात शुरुआत करेंगे प्रोफेज। माइटोसिस की फर्स्ट फेज के साथ शुरुआत करेंगे, और माइटोसिस का फर्स्ट फेज होता है प्रोफेज। प्रोफेज के अंदर दो हेडिंग के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे, एक होता है अर्ली प्रोफेज और एक होता है लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज के अंदर बेसिकली क्या होता है, कंडेंसेशन होता है क्रोमैटिन फाइबर्स का। हमने जब इंटरफेज पढ़ा था तब हमने वहां पे एक सिंथेसिस फेज, एस फेज के बारे में पढ़ा था, और वहां पे हमने देखा था कि जो डीएनए मॉलिक्यूल था या जो जेनेटिक मटेरियल था वो अपने आप को क्या कर लेता है, डबल कर लेता है। तो वो डबल तो कर लेता है पर फिर भी अभी तक वो लंबे थ्रेड के स्ट्रक्चर्स के अंदर होता है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। और अब यहाँ पर अर्ली प्रोफेज के अंदर वो जो लंबे थ्रेड थे क्रोमैटिन के वो क्या हो जाएंगे, अब शॉर्ट हो जाएंगे और थोड़े से थिक भी हो जाएंगे। तो ये होता है अर्ली प्रोफेज के अंदर। तो अर्ली प्रोफेज की अगर हम बात करें तो अर्ली प्रोफेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, अर्ली प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर कंडेंसेशन होता है। क्या होगा यहां पर, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन थ्रेड्स। कंडेंसेशन होगा यहां पे क्रोमैटिन थ्रेड्स का, यानी इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर लॉन्ग थ्रेड्स जो होती है, लॉन्ग थ्रेड्स becomes short और थिक भी हो जाती है। क्या हो जाएगी, थिकनेस ऑफ थ्रेड्स इंक्रीज। तो यहाँ पे अर्ली प्रोफेज की अगर हम बात करें तो कंडेंसेशन होगा यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर्स का, जिसके अंदर जो कंडेंसेशन के अंदर क्या होगा, लंबी थ्रेड्स होती हैं। हमने देखा था कि इरेगुलर शेप की थ्रेड्स होती है, कैसी होती है, ऐसी इरेगुलर लंबी थ्रेड्स होती हैं। ये लंबी थ्रेड्स क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और छोटी होने के बाद इनकी जो थिकनेस है वो भी हो जाएगी इंक्रीज। अब हम बात करते हैं लेट प्रोफेज की। तो लेट प्रोफेज या इसको प्रोमेटाफेज भी कहा जाता है। तो लेट प्रोफेज या प्रोमेटाफेज के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर एनवलप है या न्यूक्लियस की जो बाहर की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। और साथ ही साथ जो न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है, वो न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा, यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा।
बेसिकली जो न्यूक्लियोलस है ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या रहता है कि ये सेल के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं, आप जानते हैं राइबोसोम छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, डॉट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं राइबोसोम, जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं यानी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो वो राइबोसोम कहाँ बनते हैं, वो राइबोसोम न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं, और वो न्यूक्लियर जो न्यूक्लियो प्लाज्म के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो ये दोनों की दोनों चीजें आपके प्रोमेटाफेज, किसके अंदर, प्रोमेटाफेज, प्रोमेटाफेज को क्या कहा जाता है, लेट प्रोफेज, क्या कहा जाता है, लेट प्रोफेज कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि एक तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, और साथ ही साथ जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो ये तो फिजिकल एक्टिविटी है जो हमको देखने को मिलेगी। इसके साथ कुछ और भी होता है, क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है वो न्यूक्लियर स्पेस के अंदर एंटर करेगी। देखिए जैसे कि न्यूक्लियस की जो बाहर की एनवलप है वो डिसअपियर हुई, तो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल क्या करेगी, उस स्पेस के अंदर एंटर होगी, और किसके साथ अटैच होगी, काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ। ये काइनेटोकोर प्रोटीन कहां पर होता है, तो बताऊंगा कि ये क्रोमोसोम जहां से अटैच होता है इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रोमेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेंट्रोमेयर बोला जाता है। और ये जो सेंट्रोमेयर है यहां पर ही क्या पाया जाता है, काइनेटोकोर प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, काइनेटोकोर प्रोटीन, यानी काइनेटोकोर एक प्रोटीन का पैच होता है जो यहाँ पाया जाता है। जैसे कि फिजिक्स में आप लोग जानते हैं, हम काइनेटिक फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। काइनेटिक का मतलब क्या होता है, जो चीज मूव करती है, जो चीज मूवमेंट के अंदर है, ठीक है। तो उस डायनामिक फोर्स को क्या बोलते हैं, काइनेटिक फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ भी काइनेटोकोर का कुछ सिमिलर फंक्शन है। ये क्या करेगा, जब हम आगे मेटाफेज की और एनाफेज की बात करेंगे तो उसके अंदर ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है, ये दोनों के दोनों क्या है, ये सिस्टर क्रोमैटिड है। ये दोनों के दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। ये सिस्टर क्रोमैटिड हमने कहां देखे थे, जब हमने सिंथेसिस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन की बात की थी। तो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है ये आपस में टाइटली कॉइल्ड रहते हैं, यानी टाइटली फिक्स्ड रहेंगे, किससे, एक दूसरे से। उस जगह को, तो उस जंक्शन को क्या कहा जाता है, सेंट्रोमेयर कहा जाता है। और यहां पर ही काइनेटोकोर प्रोटीन पाया जाता है। ये प्रोटीन क्या करेगा, जब हम आगे पढ़ेंगे मेटाफेज के अंदर, एनाफेज के अंदर, माइटोटिक जो स्पिंडल आएंगे वो स्पिंडल यहाँ पे अटैच करते हैं, और ये दोनों जो क्रोमैटिन, जो सिस्टर क्रोमैटिड के फाइबर्स होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो उनका मूवमेंट कराना यानी उनको अलग करवाने का काम कौन करेगा, काइनेटोकोर प्रोटीन करेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये मैं आगे फिर से दोहराऊंगा कि जब ये दोनों के दोनों सिस्टर क्रोमैटिड अलग होंगे, डिफरेंशिएट होंगे, स्प्रेड होंगे, तब क्या होगा, यानी जब दोनों अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे तो इनको यहां से अलग करने का, सेपरेट करने का काम कौन करता है, काइनेटोकोर प्रोटीन करता है। तो जैसे कि हमने प्रोफेज में क्या देखा, प्रोफेज दो चीजों के अंदर डिवाइडेड है, एक है अर्ली प्रोफेज और एक है लेट प्रोफेज, या जिसको प्रोमेटाफेज भी कहा जाता है। अर्ली प्रोफेज के अंदर क्या हुआ है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर हुए हैं, जबकि लेट प्रोफेज या प्रोमेटाफेज के अंदर क्या हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है चूंकि डिसअपियर हो चुकी है, न्यूक्लियोप्लाज्म वहां से डिसअपियर हो चुका है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाफेज। तो मेटाफेज की जब हम बात करते हैं तो मेटाफेज के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज देखने को मिलती है सेल के अंदर। मेटाफेज के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, जो सेंट्रियोल्स थे वो सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, अपोजिट पोल पे जा चुके हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स कहां जा चुके हैं, पहले सेंट्रियोल्स कहां पाए जाते थे, न्यूक्लियस के पास में पाए जाते थे। अब ये सेंट्रियोल्स कहां जा चुके हैं, ये जा चुके हैं अपोजिट पोल के ऊपर। और जो सिस्टर क्रोमैटिड की हमने बात की थी, ये अब क्रोमोसोम का फॉर्मेशन ले चुके हैं, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन ले चुके हैं, मतलब अब ये क्या कर चुके हैं, आपस में अटैच हो चुके हैं सेंट्रोमेयर के द्वारा, यानी सेंट्रोमेयर वो जंक्शन है जहां पे ये अटैच होते हैं, और अब ये क्रोमोसोम बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं, क्रोमोसोम। जब ये क्रोमोसोम बन चुके हैं तो तीसरी चीज यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी कि अब ये बीच में जो सेल है, उस सेल के एकदम बीचों बीच ये आके क्या हो चुके हैं, अलाइन हो चुके हैं। ये जो बीच वाली प्लेट है इसको मेटाफेज प्लेट भी कहा जाता है, या इसको इक्वेटोरियल प्लेट भी कहा जाता है। तो जैसे कि डायग्राम के रूप में अगर हम देखेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, देखिए जैसे कि अगर ये सेल है तो सबसे पहले क्या हुआ कि ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम कहां हो गए, मिड लाइन पे आके अलाइन हो चुके हैं,
मिड लाइन पे आके क्या हो चुके हैं, अलाइन हो चुके हैं। तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं मेटाफिजिक प्लेट या इसको इक्वेटोरियल प्लेट भी कहा जाता है। और यहाँ पे आ चुके हैं हमारे सेंट्रियोल्स, यहाँ पे क्या आ चुके हैं, सेंट्रियोल्स आ चुके हैं। अब ये सेंट्रियोल्स का क्या होगा कि सेंट्रियोल्स के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये भी साइज में इंक्रीज होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है माइटोटिक स्पिंडल। क्या कहा जाता है, माइटोटिक स्पिंडल्स। ये माइटोटिक स्पिंडल्स क्या करेंगे, ये माइटोटिक स्पिंडल्स जो आपको मैंने प्रीवियस प्रोफेज के अंदर बताया कि ये कहां पे आके अटैच हो जाएंगे, ये सेंट्रोमियर पे आके अटैच हो जाएंगे। कहां पे अटैच, ये क्रोमोसोम जहां पे अटैच रहते हैं एक दूसरे से, उस जंक्शन को क्या, उस टाइट जंक्शन को क्या कहा जाता है, सेंट्रोमियर कहा जाता है। और ये यहां पे आके क्या हो जाएंगे, इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। तो जब मेटाफेज एंड होगा किस तरीके का सेल हमको देखने को मिलेगा, यानी ये एक्टिविटी हमको देखने को मिलेगी। क्या क्या हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे सबसे पहले जो सेंट्रियोल्स हैं वो सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पे जा चुके हैं। क्रोमोसोम ने अपने आप को अलाइन कर लिया है इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर। और जो सेंट्रियोल्स है उसमें से माइटोटिक स्पिंडल्स बाहर आना शुरू होते हैं, उनकी साइज इंक्रीज होना शुरू होती है और वो आके कहां पे अटैच हो जाएंगे, ये अटैच हो जाएंगे सेंट्रोमियर पे। कहां पे आके अटैच हो जाएंगे, सेंट्रोमियर। ये सारी की सारी एक्टिविटीज हमको मेटाफेज के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद जो अगला फेज आता है वो आता है एनाफेज। तो एनाफेज के अंदर क्या होता है, अगर एनाफेज को मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आप लोगों को शो करने की कोशिश करूं तो ये किस तरीके से दिखेगा, देखिए यहां पे अब क्या होगा, ये हमारे सेंट्रियोल थे और ये क्या थे, माइटोटिक स्पिंडल्स थे। इन्होंने क्या किया है, अब कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू किया है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होंगे तो हमारे जो सिस्टर क्रोमेटिड थे वो सिस्टर क्रोमेटिड अब इस तरीके से दिखेंगे। वो कुछ इस तरीके से हमको दिखेंगे, यानी अब वो कहां जा रहे हैं, वापस पीछे की तरफ जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, पीछे की तरफ वो जा रहे हैं, यानी अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। तो अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे तो उनके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से वो ऐसा कुछ यू शेप ले लेंगे। तो वो पीछे की तरफ जाएंगे और अल्टीमेटली कहां पे पहुंच जाएंगे, दोनों अपोजिट पोल के अंदर पहुंच जाएंगे। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं टेलोफेज की, जहां पे हम देखते हैं कि जो एंड स्टेज है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो टेलोफेज को देखने से पहले एक बार मेटाफेज को, एनाफेज को हम समराइज करते हैं। एनाफेज के अंदर क्या हुआ कि ये जो आपके सेंट्रोमेयर थे, ये सेंट्रोमेयर क्या किए, इन्होंने अपना जो माइटोटिक स्पिंडल है इनको एलोंगेट किया। ये एलोंगेट हुए, एलोंगेट होने के बाद क्रोमोसोम का जो सेंटर वाला हिस्सा जहां से वो अटैच थे, जिसको हमने सेंट्रोमेयर कहा था, वहां पे जाके वो एक दूसरे से अटैच होते हैं। अटैच होने के बाद कैनेटोकोर उनको क्या करेगा, सेपरेट करेगा। कैनेटोकोर जब उनको सेपरेट करेगा तब अब ये माइटोटिक स्पिंडल्स वापस क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ये माइटोटिक स्पिंडल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये क्या करेंगे, इस क्रोमोसोम का जो पेयर था उसमें से एक क्रोमोसोम को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और आधे को नीचे की तरफ, यानी 46 क्रोमोसोम ऊपर की तरफ मूव करेंगे और 46 क्रोमोसोम अब आपके नीचे की तरफ मूव करेंगे। इसके बाद अगला फेज आएगा आपका टेलोफेज। तो टेलोफेज जो है वो लास्ट फेज है माइटोसिस का। तो इसके अंदर क्या है कि अब सिस्टर क्रोमेटिड जो है इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर अलग अलग डिफरेंट पोल के ऊपर पहुंच चुके हैं। वहां पे पहुंचने के बाद क्या होगा, क्या क्या देखने को मिलेगा कि पहली बात तो अनट्विस्टिंग हो जाएगी उनकी, यानी अनवाइंडिंग होगी और वो वापस क्रोमोसोम से वापस क्रोमैटिन के लॉन्ग थ्रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके साथ साथ ही वहां पे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डेवलप होनी वहां पे शुरू हो जाएगी, हो चुकी होगी। और साथ ही साथ न्यूक्लियोलस जो हमने बात की थी वो भी वहां पे अपीयर हो जाएगा। तो कुल मिला के दोनों पोल के ऊपर दो सेपरेट न्यूक्लियस हमको देखने को मिलते हैं। तो देखिए अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले जो ये सिस्टर क्रोमोसोम थे, सॉरी ये जो सिस्टर क्रोमेटिड थे, ये सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाएंगे, ये शॉर्ट हो जाएंगे, शॉर्ट इनकी अनट्विस्टिंग हो जाएगी, यानी ये क्रोमोसोम थे, क्रोमोसोम से ये वापस क्रोमैटिन बन जाएंगे। क्रोमैटिन बनने के बाद अब इनके आसपास क्या देखने को मिलेगा, आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे डेवलप हो जाएगी और साथ ही साथ जो न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुआ था वो न्यूक्लियोलस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब सेल के दोनों छोर पे, दोनों पोल्स पे क्या हो चुके हैं, दो सेपरेट इंडिविजुअल न्यूक्लियस अब यहाँ पर बन चुके हैं। और इसी के साथ यहाँ पर टेलोफेज जो होता है कंप्लीट होता है और अब क्या शुरू होगा, साइटोकाइनेसिस यहाँ पे शुरू होगा। तो साइटोकाइनेसिस यानी अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। साइटोप्लाज्म का डिवीजन किस तरीके से होता है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, इसमें दोनों तरफ से क्या होता है,
प्रेशर लगना शुरू होगा। क्या होगा? प्रेशर लगना शुरू होगा। धीरे धीरे ये जो क्लीवेज है, जो कट है, ये कट क्या होता रहेगा? इंक्रीज होता रहेगा। इसको हम क्लीवेज फरो कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लीवेज फरो। तो अब ये क्लीवेज धीरे धीरे क्या होता जाएगा? एक्सटेंड होता जाएगा, और एक्सटेंड होते होते ये टोटली क्या हो जाएंगे? दो डिफरेंट डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। यानी अब यहाँ पे क्या हो चुका है कि ये साइटोप्लाज्म पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, और यहाँ पे अब क्या बन चुकी है? दो सेपरेट डॉटर सेल बन चुकी है। तो जैसे कि इस डायग्राम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इस तरीके से क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, एक क्लीवेज यहाँ पे बनेगा बीचों बीच, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीचों बीच बनता है, और साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। उस क्लीवेज को क्लीवेज फरो भी कहा जाता है। तो इस तरीके से क्या होगा? ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, और अल्टीमेटली दो डॉटर सेल्स के अंदर ये सेल्स क्या हो चुकी हैं? डिवाइड हो चुकी हैं। यहां पर आकर माइटोसिस एंड होता है, यानी एक पेरेंट सेल से अब यहाँ पे दो सिमिलर आइडेंटिकल ट्विन डॉटर सेल्स क्या हो चुकी हैं? डेवलप हो चुकी हैं, और सेल्स क्या हो चुकी है? डिवाइड हो चुकी है। तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है माइटोसिस का, जिसमें हमने 4 फेज की बात की। सबसे पहले कॉमन फेज रहता है इंटरफेज, वो माइटोसिस और मियोसिस दोनों में देखने को मिलेगा। माइटोसिस के टिपिकल फेजेस की अगर हम बात करें तो प्रोफेज देखने को मिलेगा। प्रोफेज के अंदर क्या क्या हुआ है, अगर हम समराइज करें तो प्रोफेज को दो फेज के अंदर हमने पढ़ा था, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज को प्रोमेटाफेज भी कहा जाता है। तो अर्ली प्रोफेज के अंदर क्या हुआ था? कंडेंसेशन हुआ था क्रोमेटिन फाइबर्स का, वो शॉर्ट हो गए थे और थिक हो गए थे। प्रोमेटाफेज के अंदर हमने क्या देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट चुकी है, डिसअपियर हो चुकी है, और न्यूक्लियस भी क्या हो चुका है? डिसअपियर हो चुका है। फिर शुरू होता है मेटाफेज। मेटाफेज में हमने देखा था सेंट्रोस अपोजिट पोल्स के ऊपर चले गए थे, वहां से माइटोटिक स्पिंडल्स निकलना शुरू हो गए थे, क्रोमोसोम बीच में इक्विटोरियल प्लेट या मेटाफिजिक प्लेट में अलाइन हो चुके थे, और जो माइटोटिक स्पिंडल्स थे वो आके सेंट्रोमियर, जहां पे क्रोमोसोम अटैच रहते हैं एक दूसरे से, वहां पे आके क्या हो चुके थे? अटैच हो चुके थे, यानी उनको कैप्चर कर चुके थे। उसके बाद हमने एनाफेज में क्या देखा कि अब काइनेटोकोर प्रोटीन की वजह से दोनों जो क्रोमोसोम हैं, जो क्रोमैटिड सिस्टर्स थी, वो क्या हो चुकी हैं? सेपरेट हो चुकी हैं, और अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट करना वो शुरू करते हैं। और लास्ट में टेलोफेज के अंदर हमने देखा कि जब वो अपोजिट पोल पे पहुंच चुकी है तो वापस उनकी अनट्विस्टिंग होगी, अनवाइंडिंग होगी, वो क्रोमैटिन में कन्वर्ट होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां पे देखने को मिलेगी, और न्यूक्लियस वहां पे देखने को मिलेगा। अल्टीमेटली एट द एंड क्या होगा? दो सेपरेट न्यूक्लियस वहां पे बन चुके हैं। उसके बाद फॉलो करेगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक क्लीवेज आना शुरू होगा, एक क्लीवेज फरो आना शुरू होगा, जो धीरे 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 पूरी सेल को क्या कर देगी? डिवाइड कर देगी। ये पूरा प्रोसेस रहता है आपका माइटोसिस का। तो आई होप ये माइटोसिस आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास हमारी मियोसिस की रहेगी, उसके अंदर थोड़ा सा क्या डिफरेंस रहेगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, पर उससे पहले माइटोसिस को आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लें, और इसको अगर अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेंगे तब हम बहुत बेहतर तरीके से मियोसिस को समझ पाएंगे। साथ ही साथ आप इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और उस वीडियो को आगे शेयर भी करें। थैंक यू।